साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चहेते YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर, जहां हम लेकर आए हैं आल्हा उदल की वीर गाथा की रोमांचक सीरीज। आज की कहानी उस बौना चोर के विवाह की गाथा को और आगे बढ़ाएगी, जिसमें हर पल साहस, चतुराई और रोमांच का तड़का है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का भाग आपको हिलाकर रख देगा। पिछले भाग में आपने देखा कि जब राजा तिरखा सिंह शिकार के लिए वन में गए, तब बौना चोर और उदल ने मिलकर उन्हें चतुराई से कैद कर लिया। फिर आल्हा के सामने पेश किया गया, जहां आल्हा ने तिरखा सिंह को कैद खाने में डालकर अगली रणनीति की रूपरेखा तैयार करने में जुट गए। लेकिन अब कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। परंतु कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी रोमांचक कहानियाँ बार बार नहीं मिलती। अब चलते हैं कहानी की ओर, जहां बौना चोर की सातिर चाल आपको हैरान कर देगी। महोबा के वीरों ने राजा तिरखा सिंह को कैद खाने में डालने के बाद अपनी अगली रणनीति पर मंथन शुरू किया। तभी बौना चोर, जिसे बोनिया राय के नाम से भी जाना जाता है, उसने एक ऐसी चाल चली कि सबके होश उड़ गए। हुआ यूं कि बौना चोर और राजा तिरखा सिंह की कदकाठी और चेहरों में गजब की समानता थी। इस समानता को हथियार बनाते हुए बौना चोर ने एक साहसिक योजना बनाई। उसने अपने रूप को पूरी तरह से तिरखा सिंह के जैसा बना लिया। बौना चोर, जो वैसे भी वेश बदलने का उस्ताद था, उसने राजा की तरह मूछें सजाई, उनके शाही वस्त्र पहने, उनकी तरह चलना फिरना और बोलना शुरू कर दिया। उसने अपनी आवाज को तिरखा सिंह की तरह ढाला और इतनी सफाई से खुद को बदला कि कोई भी उसे देखकर धोखा खा जाए। लेकिन उसकी चालाकी यहीं नहीं रुकी। उसने बेहोशी का नशीला पदार्थ खिलाकर राजा तिरखा सिंह को अपने जैसे वस्त्र पहनाए और उन्हें बौना चोर का रूप दे दिया। जब बौना चोर राजा के वेश में बेहोश तिरखा सिंह को लेकर आल्हा के सामने पहुंचा, तो एक पल के लिए आल्हा भी हैरान रह गए। अरे, ये तिरखा सिंह है या बौना चोर? आल्हा के मन में सवाल उठा। लेकिन जब बौना चोर ने अपनी चाल का भेद खोला, तो आल्हा उसकी चतुराई पर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत बौना चोर की पीठ ठोकी और कहा, बोनिया राय, तुम्हारा दिमाग तो बाज से भी तेज है। अब तुम इस रणनीति को अंजाम दो। बौना चोर ने महोबे के 7 सबसे शक्तिशाली सेनापतियों उदल, मलखान, तालहन सैयद, ब्रह्मानंद, वेभा और जागन को अपने अंगरक्षकों के रूप में चुना। ये सूरवीर ऐसे थे जो रणभूमि में पलक झपकते ही बाजी पलट सकते थे। साथ ही उसने कुछ सैनिकों को तिरखा सिंह के सैनिकों जैसे वस्त्र पहनाए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे उसकी मदद कर सके। फिर बेहोश राजा तिरखा सिंह को उनके ही शाही हाथी के हौदे में डालकर बौना चोर हीरागढ़ के किले की ओर चल पड़ा। जब बौना चोर राजा तिरखा सिंह के वेश में हीरागढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तो वहां के पहरेदारों और सैनिकों ने देखा कि स्वयं उनका राजा हाथी को संभाले चले आ रहे हैं। परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे सवाल उठाए। किले का विशाल द्वार खुला और बौना चोर राजा के वेश में शान से किले में दाखिल हो गया। हाथी से उतरते ही बौना चोर ने तिरखा सिंह के मंत्रियों को बुलाया और गंभीर स्वर में बोला, शिकार के दौरान बौना चोर ने मुझ पर हमला किया था, जिसमें मेरे हाथी का महावत मारा गया। लेकिन मैंने उस सातिर बौना चोर को मारकर बेहोश कर दिया और उसे कैद करके लाया हूँ। यह सुनते ही हीरागढ़ में जयकारों की गूंज उठी। कोई भी इस चाल को भांप नहीं पाया। सभी बौना चोर को ही अपना राजा समझ रहे थे। बौना चोर ने तुरंत आदेश दिया, इस बौना चोर को काल कोठरी में डाल दो। मैं खुद साथ चलूंगा, ताकि यह मेरी आंखों के सामने कैद हो सके। सैनिकों ने बेहोश तिरखा सिंह को काल कोठरी में डाल दिया और बौना चोर, जो अब राजा के रूप में किले का मालिक बन चुका था, सीधे राजमहल में पहुंचा। महल में मंत्रियों को बुलाकर बौना चोर ने एक और चाल चली। उसने गंभीर स्वर में कहा, भले ही बौना चोर कैद में है, लेकिन मुझे खबर मिली है कि महोबा के वीर सैनिक गुप्त रूप से हीरागढ़ में घुस आए हैं। वे उस बेशकीमती हीरे को चुराने की फिराक में हैं, जो हमारे खजाने और हीरागढ़ की शान है। तुरंत वह हीरा मेरे सामने लाओ, ताकि मैं उसकी सुरक्षा की तसल्ली कर सकूं।
राजा का आदेश पाते ही मंत्रियों ने तुरंत उस बेशकीमती हीरे को बौना चोर के सामने पेश कर दिया। जैसे ही बौना चोर ने उस चमचमाते हीरे को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने अपनी चालाकी छिपाते हुए कहा, महोबा के सैनिक बहुत चालाक हैं, इसलिए यह हीरा अब मेरे पास रहेगा। मेरे पास यह सबसे सुरक्षित होगा। मंत्रियों ने भी बिना किसी शक के सहमति दे दी और इस तरह बौना चोर ने न सिर्फ किले पर कब्जा किया, बल्कि हीरागढ़ का सबसे कीमती खजाना भी अपने कब्जे में ले लिया और एक और शर्त पूरा करने में कामयाब रहा। लेकिन उसकी मंजिल अभी दूर थी। राजा की अगली शर्त को पूरा करने के लिए उसने एक और चाल चली, जो न केवल जोखिम भरी थी बल्कि रोमांच से भरपूर थी। बौनाचोर ने सोचा, मैंने प्रजा और मंत्रियों को तो धोखा दे दिया, पर रानी की पैनी नजर को चकमा देना आसान नहीं होगा। वह मुझे एक पल में पहचान लेंगी। इसलिए उसने अपने चेहरे पर पट्टी बांध ली, जैसे कोई घायल योद्धा हो। माथे पर भी एक मोटी पट्टी चढ़ाई और बहाना बनाया कि बौनाचोर से लड़ते वक्त उसे गहरी चोट लगी है। उसने मंत्रियों से गंभीर स्वर में कहा, मुझे रनिवास जाना है, लेकिन सिर की चोट के कारण चक्कर आ रहा है। फौरन एक पालकी मंगवाओ। मंत्रियों ने बिना देर किए एक शाही पालकी का इंतजाम कर दिया। पालकी में बैठा बौनाचोर राजा तिरखा सिंह के भव्य वेश में रनिवास की ओर बढ़ा। जैसे ही पालकी रनिवास के द्वार पर रुकी, रानी ने अपने प्रिय राजा के चेहरे पर पट्टी देखी तो उसका दिल चिंता से भर गया। वह दौड़कर पालकी के पास पहुंची और बौनाचोर को सहारा देकर उतारा। महाराज, यह चोट कैसे लगी? रानी ने व्याकुल होकर पूछा। बौनाचोर ने अपनी पहले से तैयार कहानी शुरू की। उसने रानी को बताया कि बौनाचोर से भयंकर युद्ध में यह चोट लगी है। उसकी बातों में इतनी आत्मविश्वास और सच्चाई थी कि रानी का मन पिघल गया। फिर रानी उसे रनिवास के भीतर ले गई और शाही पलंग पर आराम करने को कहा। बौनाचोर सतर्क था। वह जानता था कि एक गलत शब्द उसका भेद खोल सकता है, इसलिए वह कम बोला और चुपचाप पलंग पर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उसने रानी से धीरे से कहा, रानी, तुम्हारी वह रत्न जड़ित अंगूठी उसे मुझे दे दो। यह भी विवाह की शर्त का हिस्सा है। गुप्तचरों ने खबर दी है कि महोबा के सैनिक हीरागढ़ में गुप्त रूप से घुस आए हैं। वे तुम्हारी इस अंगूठी को चुराने की हर कोशिश करेंगे, जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है। इसे मुझे सौंप दो ताकि इसे कोई चुरा न सके। रानी को उसकी बात जच गई। उन्होंने बिना हिचक अपनी अनमोल अंगूठी उतारी और राजा समझे जाने वाले बौनाचोर को थमा दिया। बौनाचोर का दिल खुशी से झूम उठा। एक और शर्त पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसका दुस्साहस यही नहीं रुका। कुछ देर आराम करने के बाद वह सीधे वहां पहुंचा जहां राजा की ऊँटनी बंधी थी। राजा तिरखा सिंह का वेश, उसकी गंभीर आवाज और आत्मविश्वास ऐसा था कि कोई उसे पहचान ही नहीं पाया। उसने सैनिकों को बुलाया और बोला, मैं देखना चाहता हूं कि यह ऊँटनी खिड़की से बाहर निकल सकती है या नहीं। अगर यह खिड़की से न निकल पाई और महल का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाए तो यह शर्त कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। सैनिकों ने राजा की आज्ञा मानी। उन्होंने ऊँटनी के टांगों को मोड़कर बांधा और चाबुक बरसाए। डर के मारे ऊँटनी धीरे धीरे खिसकती हुई खिड़की से बाहर निकल आई। बौनाचोर ने तुरंत कहा, अब इसे बाहर ही बांध दो। जब ऊँटनी अंदर रहेगी ही नहीं तो उसे कोई बाहर कैसे निकालेगा? इस तरह हम यह शर्त जीत सकते हैं। सैनिकों ने वैसा ही किया। अब बौनाचोर का अगला कदम था राजा के कचहरी में एक दिन न्याय करना, जो अब तक का सबसे साहसिक कदम होने वाला था। उसने तुरंत दरबार सजाने का आदेश दिया। वह जानता था कि राजा की अगली शर्त है एक दिन सिंहासन पर बैठकर न्याय करने का। दरबार सजा। मंत्री, सैनिक और प्रजा अपने अपने निश्चित स्थान पर खड़े थे और कुछ बैठे भी थे। बौनाचोर राजा तिरखा सिंह के वेश में सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसका रौब ऐसा था कि कोई उस पर शक न कर सका। उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि बौनाचोर को कैद से निकालो और मेरे सामने पेश करो। आज उसका फैसला होगा, मृत्युदंड या जीवनदान। राजा का आदेश पाते ही सैनिकों ने असली राजा तिरखा सिंह को, जो कि अब कैदी बन चुका था, उसे घसीटते हुए दरबार में लाया। बौनाचोर ने सिंहासन से गरज कर पूछा, बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए? असली राजा, जो अब कैदी था,
चुप रहा। वह समझ गया था कि गलत बोलने पर मृत्यु दंड निश्चित है, अतः वह शांत खड़ा रहा। कुछ पल की खामोशी के बाद बौना चोर ने नाटकीय अंदाज में अपना भेद खोला। वह सिंहासन से उतरा और कैदी बने राजा तिरखा सिंह को प्रणाम किया और भरे दरबार में ऐलान किया कि मैं राजा तिरखा सिंह नहीं बल्कि बौना चोर हूँ। मैंने राजा की हर शर्त पूरी की है। चींटियों के मैदान को पार किया, रेत के रेगिस्तान को लांघा, दानवों को मारकर जंगल को दानवों से मुक्त किया, मगरमच्छों से भरी नदी को पार किया। राजा का अनमोल हीरा मेरे पास है, रानी की रत्न जड़ित अंगूठी मेरे पास है और ऊँटनी को खिड़की से निकाल कर बाहर बांध दिया है। अब बची हुई शर्त रणभूमि में पूरी होंगी, जहां मैं राजा और उनके पुत्रों से मुकाबला करूंगा और उनकी पुत्री से विवाह करूंगा। यह सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। सैनिकों ने तलवारें खींच ली और बौना चोर पर टूट पड़े। तभी सैनिकों के झुंड में से 7 महारथी उदल, मलखान, तालहन सैयद, वेभा, ब्रह्मानंद और जागन आगे आ गए। उन्होंने भी तलवारें लहराई और गरज कर कहा, अगर जो किसी ने बौना चोर को छुआ तो इस किले को खोद कर तालाब बना देंगे। फिर क्या था, तलवारें चलने लगी, मार मार का डंका बजने लगा और आखिरकार एक रोमांचक संघर्ष के बाद 7 सूरवीर बौना चोर को हीरागढ़ के किले से बाहर ले आए। अब आगे क्या होगा? क्या बौना चोर राजा की अंतिम शर्त रणभूमि में उनके पुत्रों और स्वयं राजा से मुकाबला पूरा कर पाएगा? क्या वह राजकुमारी से विवाह कर अपनी जीत का ताज पहनेगा या फिर सैनिकों और राजा की सेना उसे पकड़ लेगी? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस रोमांचक सीरीज में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि ये रोमांचक गाथा और लोगों तक पहुंच सके। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।